राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से रविवार को बालाघाट के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, जिसे राष्ट्रवादी चिंतक और प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में देश की आज़ादी इतिहास पर विचार रखे। धारा 370 और 35A सहित अन्य मामलों पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी पर भी चतुराई पूर्वक शाब्दिक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री चुने नहीं गए, बल्कि अंग्रेजों द्वारा लिखित ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत थोपे गए। उन्होंने आज़ादी के संदर्भ में गांधी के विचारों को जरा भी तवज्जो दिए बिना गांधी को तथाकथित राष्ट्रपिता होने का दम भरा। कुलश्रेष्ठ ने कहा कि देश में 70 साल से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ भगवान पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन गांधी पर कोई सवाल उठाए तो उसे जेल हो जाती है। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के बनाए कानूनों पर सवाल उठाए। धारा 370 के मुद्दे पर उन्होंने नेहरू और शेख अब्दुल्ला पर जमकर निशाना साधा और सरदार वल्लभ पटेल के बारे में तारीफों के पुल बांधे। पुष्पेंद्र ने आगे कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार 2014 से अब तक किए गए कार्यों की वजह से देश के आंतरिक दुश्मनों और बाहरी दुश्मनों की पहचान हो रही है। उन्होंने सारे धर्म समान है जैसे विचारों पर कहा कि यह सबसे बड़ा झूठ है। यह गलत स्लोगन है, आने वाली नस्लों को बिगाड़ रहा है। इसके बारे में मंथन करना होगा। कुलश्रेष्ठ ने कहा कि भारत देश कर्म प्रधान है, जाति प्रधान देश नहीं है। साजिश के तहत हमें जातियों के दायरों में बांधा गया है। जाति तो केवल हमारे घर की पहचान है। बाहर में हमारी पहचान केवल सनातनी हिंदू होना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो हमें यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कौन है। मनुष्य जन्म से शूद्र ही पैदा होता है, अपने कर्मों से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बन सकता है। गुलाम भारत में अंग्रेजों ने जो ट्रांसफर ऑफ पावर की थी, उसके तहत एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत जो आदमी 14 प्रांतीय असेंबलियों के वोट अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए नहीं ले पाया, वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन गया। अगर गुलाम भारत में सही मायनों में कोई प्रधानमंत्री बना, 21 अक्टूबर 1943 को पूरी दुनिया में घूमने के बाद 21 अक्टूबर 1943 को जब उसने भारत की आजादी की घोषणा की तो अपनी करेंसी भी चलाई और टिकट भी चलाया, प्रधानमंत्री भी घोषित हुआ। लेकिन हम लोग अपने स्वार्थों के कारण अपने हीरो को चुनने में बहुत सेलेक्टिव हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जब आजादी की घोषणा की तो दुनिया के 11 राष्ट्रों ने उसे मान्यता दी, लेकिन हमने सुभाष बाबू के बारे में जानकारी नहीं ली। चाटुकार टाइप के नेताओं को अपना हीरो माना और वो प्रवृत्ति आज तक हमारे अंदर बैठ गई है। जो समाज अपने हीरो को हीरो नहीं चुन पाता, उस समाज में हीरो पैदा होना बंद हो जाते हैं। और हीरो सिर्फ सत्ता पे जाने से नहीं होते, एमएलए एमपी बनने से नहीं होते। इस देश में जितने बड़े बदलाव हुए हैं वो सत्ता के बाहर रहने से हुए हैं। ये राजनीतिक लोगों ने आपको एक खेल सिखा रखा है कि वही जीत के जाएंगे तभी काया पलट करेंगे। वो अपनी काया पलट करते हैं, किसी की नहीं करते, किसी की नहीं करते। इसलिए 2 घटनाओं से आपको लगेगा कि आप मामूली आदमी नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहां ये बताया गया कि ये आम आदमी है और ऊपर बैठने वाले खास हैं। 6 साल की मुहिम में
सत्ताओं से दूर रहने से आप अपनी बात को पूरी ताकत के साथ कहते हैं, क्योंकि आपको किसी से कुछ लेना नहीं होता। यही वजह है कि मेरे मिजाज से आयोजकों को अंदाजा है। उन्होंने सेकुलर और सेकुलरिज्म पर कहा कि इसकी परिभाषा ही गलत पढ़ाई जाती है और ऐसा पढ़कर ही हम अपनी परंपराओं और गौरव से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन के अंतिम पड़ाव में महात्मा गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने पत्नी से अंग्रेजों की गंदगी साफ करवाने वाला कभी राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। ऐसे अहिंसा परमो धर्म पर हमारा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आजाद भारत में, इस तथाकथित आजाद भारत में 70 साल के बाद, इन पूरे 70 सालों में आप यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, महादलित, सब कुछ हुए, लेकिन आपकी चेतना ने आपको झकझोरा। अनकॉन्शियस माइंड से आपने ये पहली बार फैसला लिया। 900 साल के बाद आपकी चेतना जागी और आपने कहा कि एक बार हम सनातनी हिंदू बन के भी देखते हैं। और आप जब सनातनी हिंदू हुए तो 2014 पैदा हुआ। इसलिए आज दुनिया ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा। दुनिया आपकी शक्ति को, भारत को हमारे ऊपर थोपे हुए भारत के राष्ट्रपिता से नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य और विष्णुगुप्त से जानती है। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, अपने निजी स्वार्थों में गुल रहता है, उसको बौने नेता मिलते हैं। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के इस पूरे व्याख्यान में कोरोना महामारी की तीसरी आहट के बीच हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के लिए सभी को अनिवार्य तौर पर एक पास भी दिया गया था, जिसके तहत ही उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मिली। अन्य पत्रकारों की तरह मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बना, जिसमें मुझे भी करीब 3 घंटे तक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनने का मौका मिला। उनके विचारों से अधिकांश लोग सहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी विचार रखे उसमें तथ्यों के साथ चतुराई भी भरी हुई थी। अपनी बातों पर वे तथ्यात्मक विश्लेषण की बात जरूर कहते रहे, लेकिन हर बात में वे आंशिक तथ्यों तक पहुंचकर उसे अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। चाहे धारा 370 का मुद्दा हो या फिर नेहरू और गांधी से सहमत नहीं होने का, उनके विचारों में माधुर्यता के भाव थे, पर भीतर से नफरती विचार भी कुलबुलाते रहे। यही वजह थी कि सत्ता और राष्ट्र पर संबोधन करते करते हिंदुत्व और इतिहास की बातों पर अधिक जोर देकर 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं का अधिक जिक्र करते दिखाई दिए। कुल मिलाकर उनके संबोधन का तात्पर्य यह रहा कि आज़ादी के पहले जो बदलाव हुआ उसमें सरदार वल्लभ पटेल और सुभाष चंद्र बोस का योगदान महत्वपूर्ण रहा, और आज़ादी के बाद मोदी और अमित शाह की वजह से बदलाव देखने मिला। इसे लेकर उन्होंने मंच से लोगों से अपील करते हुए कहा कि 70 साल बाद देश को ऐसा पीएम मिला है कि वो सनातन की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, जिसका एहसास भी अब उन दलों को हो रहा है जो वोट बैंक की केवल राजनीति करते आए हैं। यह सब संभव हुआ है 90 करोड़ सनातनियों की वजह से, इसलिए अपने सनातनी होने का गौरव कीजिए। उन्होंने देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के मुद्दे पर एक भी विचार नहीं रखे। इसके लिए उन्होंने केवल इतना कहा कि यह हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए। वो बता रहे थे, उसमें से किसी ने पूछा कि इसमें इस बार विपक्ष को ज्यादा तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विश्वास। समझदारी इसलिए पैदा होती है कि उसके पीछे आपकी शक्ति खड़ी हो।
2 महीने पहले एक डेलीगेशन चला गया, वो घूम रहे थे नीदरलैंड में, पानी ढूंढ रहे थे। इतना समझदार आदमी इसलिए पैदा हुआ, उसे आपका डर था, आपकी ताकत का डर था। उसे मालूम था कि सवाल पूछेंगे 90 करोड़ सनातनी मुझसे। मैं यहां संसद की मीटिंग अटेंड करने नहीं आया हूं। इतना समझदार था, जिस दिन बिल लाया उस दिन नीदरलैंड से लौटने की भी फ्लाइट नहीं थी। इसलिए जो विरोध कर रहे थे उनके गले में निकल ही नहीं रहा। क्या ये दबाव आपने बनाया और आज एक बड़ा फैसला आया है। मैं इसलिए खुश हूं। राजनीतिक गलतियां हुई होंगी, किसी पार्टी ने की होंगी, अपने स्वार्थ में की होंगी, लेकिन जो हमारे बीच में से अपने थे, कुछ मतभेदों के चलते उनके साथ अन्याय हो गया, किसी पार्टी विशेष ने किया, लेकिन क्या हम सब उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या हम कोई रास्ता नहीं निकालेंगे बीच में से? कि अगर किसी ने उन्हें थोड़े बहुत घाव दे दिए हैं तो उनके घाव पे हम मरहम नहीं लगा सकते, ये सोच के कि मुझे क्या करना है, मुझे तो टिकट मिली नहीं है। इसलिए गुलाम भारत के पहले तथाकथित प्रधानमंत्री, जब उनका देहांत हो गया, आज की परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं कि शायद किसी को यह डेट भी याद नहीं होती कि उनका स्वर्गवास किस दिन हुआ था, वो कब पैदा हुए थे यह भी पता नहीं। लेकिन उस प्रधानमंत्री का नाम जिंदा कैसे रखा जाए, तो इस देश के बच्चों के साथ जघन्य अपराध किया। वो बच्चे देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ना ये कहीं से चाचा दिखते हैं, और चाची से उन्हें फुर्सत नहीं। कुछ लोग दुनिया में जिंदा रहने के लिए जिनका कद बौना होता है, उन्हें जरूरत पड़ती है कि वो अपने जन्मदिन को भी बच्चों की भेंट चढ़ाकर कहें कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाइए। बेचारे बच्चों पे